नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का पाठ 4, जिसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इस चैप्टर से कई छोटे-बड़े एग्ज़ामों में प्रश्न आते रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान रखें और आगे जो रीट पात्रता, रीट मेंस जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें तो इस चैप्टर से सीधे-सीधे ही प्रश्न बनेंगे, आप भी ये जानते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावलियों में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। सही बात है। जिस काल के बारे में लिखित इतिहास ही हमें नहीं मालूम होगा, तो उसके बारे में तो हम उत्खनन से ही प्राप्त कर सकेंगे जानकारी। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। यानी कि जिस काल में उपकरणों में पत्थरों का उपयोग ज़्यादा होता था, उस युग को क्या कहा? प्रस्तर युग। प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक थी, इसी कारण उसे क्या नाम दिया गया? प्रस्तर युग। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बैडच और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत से मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो देखिए, प्रस्तर युग के उपकरण हमें किन नदियों के किनारे मिलते हैं? तो ये अच्छा सवाल बन रहा है कि प्रस्तर युग के उपकरण हमें किन नदियों के किनारे मिलते हैं? तो बनास नदी, गंभीरी नदी, बैडच नदी और चंबल नदी, यानी कि 4 नदियां प्रस्तर युग से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल आया। तो सबसे पहले प्रस्तर युग यानी पत्थरों का युग, उसके बाद ताम्र कांस्य काल और उसके बाद लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। तो मानव पहले क्या करता था? शिकार करता था, पशुपालन करता था और फिर कृषि कार्य करता था। कृषि के बाद वो व्यापार वगैरह ये सारी इन चीज़ों से जुड़ता चला गया। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। अब राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र। अब देखिए, हनुमानगढ़ से कितनी सभ्यताएं मिली है? तो बड़ा पोल, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा। बीकानेर से सौंथी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। झुंझुनू से सुनारी, सीकर से गणेश्वर और कोटपुतली बहरोड से बैराट, भरतपुर से दर, टोंक से रेड और नगर, चित्तौड़गढ़ से नगरी सभ्यता के
उदयपुर से आहड़, राजसमंद से गिलुंड, भीलवाड़ा से बागोर और बाड़मेर से तिलवाड़ा के अवशेष हमें मिले हैं। ये नक्शा आप देख सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता। तो राजस्थान में दृश्यद्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे है? तो दृश्यद्वती और सरस्वती नदी के किनारे, या हम इसे घग्गर नदी भी कह सकते हैं। यहाँ कालीबंगा की उत्खनन किसने किया? तो 1952 में अमलानंद घोष ने किया। तो 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में यहाँ बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में भी खुदाई हुई। तो अमलानंद घोष के बाद किसने खुदाई की? तो बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पे खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। एक चीज़ और, कालीबंगा में 5 स्तरों पर खुदाई हुई थी। एक बार ये रीट में 2023 में पूछा गया था कि कालीबंगा में कितने स्तर मिले? तो 5 स्तर मिले हैं। यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं और तंदूर, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो कालीबंगा में गंदे पानी को निकालने के लिए जो नालियाँ बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की और ईंटों की। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं मिले हैं। तो कालीबंगा में अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते थे। ये शायद हवन कुंड जैसे रहे होंगे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, यानी हमें यहाँ खुदाई में क्या क्या मिला है? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण और हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अगली सभ्यता है आघाटपुर या आहड़। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो यहाँ सीधा सा सवाल बनता है कि धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आघाटपुर या आहड़ सभ्यता से। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। तो आहड़ को पहले क्या कहते थे? ताम्रवती या तांबावती। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण ही यह नाम इसका पड़ा होगा। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो आहड़ को 10वीं-11वीं शताब्दी में क्या नाम से जाना जाता था? आघाटपुर। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई जिनकी छतें बांस और केलू से बनी हुई थी। तो यहाँ की छतें किससे बनी हुई थी? बांस और केलू से, और दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। अब मकान में 4 से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं तो संयुक्त परिवार के प्रमाण हमें किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से मिलते हैं, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य। यहाँ उच्च कोटि के चावल भी उत्पादित होते हैं। तो आहड़ से हमें चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तो आहड़ से हमें भट्टी नुमा चूल्हे मिले हैं जो क्या काम आता था? तांबा पिघलाने में।
वो हमसे पूछ सकता है कि तांबा पिघलाने के भट्टी नुमा चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे। धूल कोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तश्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से ये विध्वंस हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। तो गिलुंड और भगवानपुरा जैसी सभ्यताओं के संबंध भी किससे रहा है? आहड़ सभ्यता से। अगली सभ्यता है बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो आहड़ सभ्यता किस काल की है? ताम्र पाषाण काल की, और बालाथल भी इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि बालाथल भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता ही है। बालाथल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। तो ये एक सीधा प्रश्न है, 11 कमरों के बड़े भवन के साक्ष्य या दुर्ग जैसे चिन्ह हमें कहाँ से मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाथल। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगा? तो जहाँ कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों ही जीविका के साधन हो, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बालाथल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो जैसे अभी रीट मेंस 2026 में उसने पूछा था कि नौह का संबंध किससे है? लौह काल से। तो वैसे ही आगे हमसे पूछ सकता है कि बालाथल में या किस सभ्यता में लौह काल के अवशेष मिले? तो उसका उत्तर हो जाएगा बालाथल। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अगली सभ्यता है गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ से है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में। इसे क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति। तो गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। तो मछली पकड़ने के कांटे, बाण और छेनियाँ ये सब तांबे के थे, और ये कहाँ से मिले? गणेश्वर से। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले? ये सवाल पूछा गया है कई बार, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। यहाँ से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, मर्तबान क्या होता है? एक जार जैसा होता है, हत्थे वाली डेगची जैसा, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी। तो आहड़ और गणेश्वर ये दोनों सभ्यताएं किस काल की है? ताम्र पाषाण काल की। इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो इनके ऊपरी स्तर पर किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं? लौह युग के। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो लौह काल से संबंधित कौन कौन सी आ जाएगी? बैराठ, सांभर, बागोर, रेड, ये सभी सभ्यताएं लौह काल के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगली सभ्यता है बैराठ। कोटपुतली बहरौड़ जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? तो बैराठ सभ्यता से है। ये किस जिले में है? तो पहले ये जयपुर जिले में आता था, और वर्तमान में ये कोटपुतली बहरौड़ जिले में आता है। महाभारत
काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है? महाभारत काल में बैराट का उल्लेख किस रूप में हुआ है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। तो राजस्थान में मौर्य काल का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा बैराट। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख मिले हैं, बाबरू या बैराट का शिलालेख, एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। यहाँ कितनी चांदी की मुद्राएं मिली है? 36, जिनमें से 8 पंचमार्क है और 28 यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े भी मिले हैं। तो ऐसे घड़े मिले हैं जिन पे स्वास्तिक बना हुआ है या त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अंकित हैं। दीपक मिला है और नाचता हुआ पक्षी भी यहाँ से मिला है। पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहाँ से मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, तो बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। और ओजियाना भी भीलवाड़ा में ही है। जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, सांभर और जोधपुरा कहाँ है? जयपुर जिले में। सांभर नाम से एक झील भी है जो खारे पानी की है, वो भी जयपुर जिले में ही है। टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी जिसे मध्यमिका भी कहा जाता है, भरतपुर में नौह जो लोहकालीन है, जालोर में भीनमाल, यहाँ हैंसांग भी आया था भीनमाल में, राजसमंद में पचमता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो बैराट से। बैराट वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली, बहरोड जिले में। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो किस संस्कृति के? गणेश्वर के। तो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती या तांबावती नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। अगला पाठ हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।